स्वागत है कक्षा 7 विषय विज्ञान। और आज का पाठ है प्राणियों में पोषण। तो जो सरकारी किताब है एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये दूसरा पाठ है और कुछ किताबों में ये पाठ आगे पीछे दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। अगर हम किताब को देखें तो ये काफी विस्तृत पाठ है और इसमें प्राणियों के पोषण को लेकर बात की गई है और प्राणियों का जो पोषण है उसको लेकर के इसमें बात की गई है, विभिन्न प्राणियों के पोषण को। तो यहाँ पे जो मनुष्य है सबसे पहले उसमें पाचन के बारे में बात की गई है और अध्याय में काफी विस्तृत रूप से बात की गई है। तो इसको समझाने के लिए हम अपने तरीके से अपने नोट्स लेकर आके आपके सामने आए हैं और जिसके द्वारा हम आपको इस चैप्टर को जो इसमें मानव में पाचन है उसको समझेंगे। तो चलिए बात को प्रारंभ करते हैं और इसकी स्लाइड जो है ये इसका चित्र है मानव पाचन का और इसमें देखेंगे मानव पाचन तंत्र को। तो ये मानव पाचन जो तंत्र होता है उसका एक चित्र यहाँ पर है। इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ये आंतरिक चित्र जो है व्यक्ति का दिखाया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं हम सब लोगों का ये दिखाया गया है। ये हमारा ही चित्र है कह सकते हैं। तो एक संपूर्ण यात्रा किसकी है? भोजन के पाचन की बात करते हैं इसमें मानव पाचन तंत्र में। तो सबसे पहले यहाँ मुख की गुहा जिसमें हम भोजन रखते हैं और इसमें लार भोजन में मिलती है लार ग्रंथियों के द्वारा। और ये जो यहाँ पे नली जाती है भोजन नली जिसे कहते हैं, ग्रास नली भी इसे कहते हैं। तो इसके द्वारा भोजन पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ये आमाशय में पहुंचता है। बेसिकली हम लोग तो सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं? पेट कह देते हैं, लेकिन ये आमाशय होता है विज्ञान की भाषा में। नीचे इसमें ये अग्नाशय होता है जिससे रस का श्रावण होता है और फिर ये आंत होती है। आंत भी दो भागों में बटी होती है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो मोटी होती है, चारों तरफ ये फैली है, ठीक है। छोटी आंत जो होती है बीच में कुछ पतली होती है और नीचे का भाग आंत का जो होता है वो मलाशय कहलाता है और सबसे नीचे का भाग ये जो होता है ये गुदा कहलाता है, यानी कि गुदा द्वार कहलाता है, जहां से मल को बाहर निकालते हैं। और ये जो है ये यकृत है और ये पित्त है, पित्त रस का स्राव करता है। और ये एक छोटा भाग बड़ी आंत में रहता है, छोटी सी पूंछ की तरह, जैसे बकरी की छोटी पूंछ होती है वैसे यहाँ पे ये अपेंडिक्स इसको कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका वैसे पूरा नाम होता है। तो ये जो अपेंडिक्स है ये इस समय हमारे पेट में कैसी है? विलुप्त अवस्था में है, क्योंकि इसका भोजन इसका प्रयोग उस समय होता था जब मनुष्य बगैर पका के भोजन खाता था। तो अब कई सालों से, सैकड़ों सालों से भोजन पका के खाने लगे हैं हम लोग, तो इसका प्रयोग बंद हो गया है। अब ये लगभग विलुप्ति की ओर है। ये विलुप्त अंग में इसका जो है नाम लिया जाता है। तो ये जो है अंग है, हम एक एक करके इन्हीं के बारे में
मानव पाचन तंत्र में बात करेंगे। ठीक है, तो मुख गुहा की बात करेंगे, ग्रास नाली की बात करेंगे, आमाशय की बात करेंगे, धीरे धीरे ऊपर से हम नीचे बढ़ते हुए आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात नंबर 1 पे मुख गुहा। अब ये जो मुंह खोल देते हैं पूरा, समझ लो जो सामने दिखाई दे रहा है, तो यही क्या कहलाता है, यही मुख गुहा कहलाता है, ये जो पूरा, ठीक है, इसी को मुख गुहा कहते हैं। और भोजन सबसे पहले मुंह में ही रखते हो, मुख गुहा में ही रखते हो। भोजन कहाँ रखते हो, मुख गुहा में रखते हो। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, माउथ कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है भोजन का सफर यहाँ से शुरू होता है, यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है। दांतों के द्वारा भोजन को पीसा या चबाया जाता है और लार ग्रंथियों से लार निकलती है, और जिसमें एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। तो इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी कि मुंह में शुरू हो जाता है, पूरी बात ये है। तो ये नंबर 1 पे मुख के बारे में हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हम भोजन जो है मुख में रखते हैं और यहाँ भोजन को दांतों के द्वारा पीसते चबाते हैं और इसमें लार मिलती है, और लार में कैसा क्या होता है, एक टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2 किसकी, ग्रास नली की। नंबर 2 ग्रास नली। ग्रास नली अभी हमने दिखाया था, यानी कि ग्रास नली जो होती है वो कहाँ पे होती है, मुंह के अगला भाग जो होता है ग्रास नली होती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जो गर्दन होती है हमारी, तो उसमें जो लंबी गर्दन होती है उसमें ग्रास नली होती है, और इसको अंग्रेजी में ओएसोफेगस कहते हैं। तो यह मुंह को आमाशय से जोड़ने वाली नली होती है। और इसके बाद ग्रास नली कहाँ जाके खुलती है, ये एक ऐसा तरबूज के समान संरचना बनती है, इसे आमाशय कहते हैं। और भोजन जो होता है ऐसी ऐसी गति के द्वारा आगे बढ़ता है, धक्का लगता है किसके द्वारा, इस ग्रास नली में ही के द्वारा, ये लहराती हुई कुछ होती है। तो इसमें एक भोजन जो आगे बढ़ता है तो इस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है, और यहाँ पर ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, भोजन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है भोजन क्रमाकुंचन के द्वारा नीचे जाता है, यानी कि आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कोई पाचन होता नहीं है ग्रास नली में। ठीक है, केवल भोजन जो होता है यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो ये दूसरा भाग आप ग्रास नली या ओएसोफेगस ध्यान रखेंगे, काफी आसान है भाग 2। इसके बाद हम भाग 3 की बात करेंगे। और बच्चों ये जो भाग 3 है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है, इसको आमाशय स्टोमच कहते हैं, और हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं पेट कह देते हैं आमाशय को ही। ठीक है, तो ये जो तुमने खाया पिया है सब यहाँ पे पहुंच जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ भोजन जो है 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो कह सकते हैं एक पूरे दिन में लगभग 8 घंटे मान के चलते हैं। दिन तो वैसे 12 घंटे का होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये लगभग आधे दिन तक यहाँ पे रहता है, 3 से 4 घंटे रहता है भोजन। और आमाशय में जो होता है वो HCl अम्ल होता है। ठीक है, और HCl अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है HCl, HCl। और ये जो HCl है इसका काम क्या होता है, तो भोजन को ये बैक्टीरिया वगैरह जो उसमें है, उसमें बैक्टीरिया जो बनते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो ये काम होता है HCl अम्ल का। देखो अगर आप भोजन को रख दें कहीं पे, ठीक है, तो भोजन क्या होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत हो जाते हैं, ठीक है। और हालांकि हमें देर में दिखाई देते हैं जब बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, लेकिन इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो काफी बैक्टीरिया बनने लगते हैं। और सोचिए अगर, और ये HCl क्या काम करता है, HCl काम करता है इन बैक्टीरिया को मारने का। बैक्टीरिया होते क्या है, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ये, क्योंकि भोजन पेट में आगे जाता है, ये वहां पे जाके एक तरीके से सड़ता है, पचता है, तो वहां पे रहता है, पाचन क्रिया में रहता है तो सड़ता है एक तरीके से, तो वहां बैक्टीरिया भी बनने लगते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ HCl अम्ल बनता है तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर वो बैक्टीरिया ना खत्म हो तो आपके नाक से, मुंह से, कान से ये सब बाहर आ जाएंगे, हैं, और इन्फेक्शन फैल जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या कैसी जरूरत है, उस जरूरत के अनुसार चीजें जो है बनाई गई हैं, पूरी संरचना शरीर की इस हिसाब से बनाई गई है कि आपका भोजन बाहर रहे। और कभी कभी तो हम कुछ लोग खराब भोजन खा लेते हैं, तो उसमें तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात होते हैं, बैक्टीरिया जल्दी हमें छोटे होते हैं कि वो ऐसे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और उसके लिए देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पे जो HCl होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है बैक्टीरिया को मारने का, तो ये इसका मुख्य काम बन जाता है। और साथ ही बच्चों देखिए ये भोजन जो होता है HCl की वजह से ये इसमें क्या करता है, बिल्कुल इसको घोल देता है, ऐसे बिल्कुल घोल देता है, गाढ़ा 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 गाढ़ा। क्योंकि अम्ल जो है, जो आपने रोटी पोटी खाई है और सब्जी जो खाई है, बिल्कुल इसको घोल देता है, घोलने में सहायता करता है, यानी कि उसकी लुगदी बना देता है, लुगदी, ठीक है। तो HCl ये भी काम करता है, यानी कि भोजन के पचने में भी आपकी पूरी सहायता करता है। कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम इसीलिए यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। तो ये HCl बहुत काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों, कुछ लोग जो होते हैं तो उनमें अपच हो जाती है। अपच का मतलब ये है, माने नहीं, अपच माने पचता नहीं जिनमें भोजन है, ठीक है। तो जिन लोगों में कभी कभी ये समस्या बन जाती है, पेट उनका भरा भरा रहता है, उन्हें अपच की समस्या हो जाती है। और जब अपच की समस्या हो जाती है, शरीर में क्या है कि एक निश्चित मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बनती है, ठीक है। और ये किसमें खर्च होता है, भोजन को पचाने में खर्च हो जाता है, राइट। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिन्हें पाचन की समस्या, मतलब अपच हो जाती है, जिनका भोजन नहीं पचता है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारा पेट भरा हुआ है, हमने कल भोजन खाया था, अभी भी हमें भूख नहीं लगी है, रखा है हमारा वैसे का वैसे ही भोजन। तो ऐसा जिसको लगता है तो समझ लीजिए कि उसे अपच की समस्या हो गई है। और ऐसी स्थिति में फिर जो है HCl का प्रयोग जो होता है वो हो नहीं पाता है। और फिर HCl की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, हमारे शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि जो आमाशय है उसमें HCl की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति को फिर खट्टी डकारें आने लगती हैं, तेजाब बनने लगता है। लोग कहते हैं कि हमें तेजाब बन रहा है, सुबेरे साथ तेजाब बनते। तो तेजाब कैसे पता चलता है कि अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, तो खट्टी डकारें आने लगती हैं, सीने में जलन होने लगती है, हैं? तो ये समस्या होने लगती है अगर इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए तो। और अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो इसमें जो डकारें आती हैं, फिर जो भोजन नली होती है जिसको ग्रास नली अभी हमने कहा था,
जो गर्दन में होती है, तो इसके हमारे शरीर की जिसमें भोजन जा रहा होता है वो शरीर त्वचा बहुत नरम होती है, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, ये फिर इसकी वजह से दाने पड़ जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। अगर ज्यादा ये अपच बनी रहे, ज्यादा तेजाब बनने लगे, ये अम्ल ज्यादा बनने लगे, तो ये फिर समस्या हो जाती है, खतरनाक रूप ले लेता है ये HCl अम्ल। और किसी किसी को तो बहुत ज्यादा बनता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के दांत खराब हो जाते हैं, दांत सफेद से पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। किसी किसी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, दांत काले पड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये समस्या एक बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति की हड्डियां गलने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं बच्चों। तो ये अम्ल के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति में कितना ज्यादा बनने लगा है, ठीक है। तो इस पे ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो मानव पाचन है। कक्षा 10 में भी इसमें और कक्षा 12 में भी आपको विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम बहुत ज्यादा आपसे बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जिन लोगों में ये समस्या अपच की हो जाती है, यानी कि एसिड बनने लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं तेजाब बनने लगता है, तो फिर वो जाते हैं मेडिकल से दवा लेते हैं। तो अम्ल में अगर क्षार वाली दवा लेते हैं, अम्ल में अगर क्षार मिला देते हैं तो फिर उदासीन हो जाता है, उदासीन की क्रिया हो जाती है, और फिर जो है वो व्यक्ति वहां पे जो उसका प्रभाव होता है वो दिखाई नहीं देता है। और ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक गोली आती है, MGH का वोल्टाइज करके होता है, तो वो टेबलेट खा लेते हैं जिसमें क्षार होता है। तो अम्ल में क्षार मिला दें तो उदासीन हो जाता है, जैसे पानी जो होता है वो उदासीन होता है, उसमें अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है, इसीलिए इसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है पानी में, और वह कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हो जाता है, जो खट्टा लगता है व्यक्ति को, फिर वो टैबलेट ले लेते हैं तो उदासीन की अभिक्रिया हो जाती है और स्वाद रहित तो फिर लगने लगता है। तो यहाँ पे आमाशय पे हमने बात की है और काफी इम्पोर्टेंट रहता है, ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। भोजन का पाचन यहाँ पे होता है, प्रोटीन का भी पाचन यहाँ शुरू हो जाता है। तो ये आगे बढ़ते हैं अब। तो आमाशय के बाद भोजन जो है यहाँ पे, अच्छा, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो यहाँ पे ये जो है पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, प्रोटीन का भी पाचन यहाँ शुरू हो जाता है और पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है ये पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में ही शुरू हो जाता था, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ शुरू होता है, आमाशय में शुरू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आमाशय। और नंबर 4 पे अब हम बात करेंगे, ये यहाँ पे नंबर गलत है क्या, सही है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। नंबर 4 पे बात करेंगे हम, आंत पे पहुंच चुके हैं। और आंत जो होती है बच्चों, आंत का चित्र देख लें, यानी कि अभी जो थे हम कहाँ पे थे, ये आमाशय था, ठीक है। आगे चल के ये इतना भाग जो है क्या होता है इसका पूरा, ये आंत है बच्चों, ठीक है। आंत जो होती है वो 2 भागों में बांटी गई है, इसके जो बीच में है पतली, तो ये है छोटी आंत, और ये जो चारों तरफ है ये मोटी जो है वो होती है बड़ी आंत होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आंत जो है कि इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। पाचन तो मुख से ही शुरू हो गया था, ठीक है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, आमाशय में भी हुआ है, और यहाँ पे लगभग पूर्ण पाचन बता दिया गया है, हो जाता है। और इसमें अवशोषण भी होता है, ठीक है। तो जो भाई हम भोजन लेते हैं तो उसमें जो हमें चीजें चाहिए भोजन से, तो उन चीजों का क्या होता है, इसमें अवशोषण होता है, ठीक है। तो पित्त से क्या, यकृत से क्या होता है, यकृत से पित्त यहाँ आता है जो वसा का पायसीकरण करता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी मिलता है, तो यहाँ पित्त रस और अग्नाशय रस जो होता है वो मिलता है। और आंत की अगर संरचना देखोगे बच्चों, तो इसपे उंगली जैसी संरचनाएं होते हैं जिनको बिलाई या बिली कहते हैं,
ठीक है, कांटे ऐसी संरचनाएं होती हैं जो इस तरीके से यहाँ पे ये बिली करके लिखी हुई हैं, दिखाई गई हैं, और उठी हुई ये यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे भी ये दिखाई गई हैं। तो ये क्या करती हैं, जो रस होता है तो उसको अवशोषित कर लेते हैं ये बिलाई, कांटे जैसी संरचनाएं। और बिल्ली जो होते हैं, बिलाई जिनको कहते हैं, पचे हुए पोषक तत्वों को सोख कर कहाँ पहुंचाते हैं, ये खून में यानी कि रक्त में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पाचन में कौन कौन सहायता करता है, तो ये जो यकृत से पित्त रस आता है वो करता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है वो करता है, और यहाँ से पूर्ण लघु पाचन हो जाता है बच्चों। और यहाँ आंत में क्या होती है, बिलाई उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो पचे हुए पोषक तत्वों को सोख कर कहाँ पहुंचा देती हैं, उसको यानी कि अवशोषित करके रक्त यानी कि हमारे खून में पहुंचा देती हैं, जो कि हमें चीज चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और इसके आंत का जो अगला भाग होता है वो बड़ी आंत होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये हमने बताया था चारों तरफ का भाग जो है वो क्या है, ये वाला भाग जो मोटा भाग है ये लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है, यहाँ तक का भाग। और ये छोटी आंत वाला भाग था, बीच वाला। अब जो भी थोड़ा बहुत बचा होता है तो वो फिर कहाँ पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तो अपचित भोजन छोटी आंत से यहाँ आ जाता है, और इसका मुख्य काम जल और खनिजों का अवशोषण करना है। इसके बाद बचा हुआ अपचित अपशिष्ट जमा हो जाता है, यानी कि फिर बचा हुआ अपशिष्ट जो होता है मल के रूप में जमा हो जाता है। इसी से जुड़ा एक अपशिष्टी अंग जिसे अपेंडिक्स कहते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी होता है। तो बचा हुआ भोजन अगर थोड़ा बहुत बच रह जाता है, नहीं पच पाता है, तो फिर यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ पे पचता है। उसके बाद यहाँ पे जल और खनिज लवणों का यहाँ भी अवशोषण होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी है तो आती आंत को हम लोग दो भागों में पढ़ लेते हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत में के रूप में। तो यहाँ पे हमने छोटी आंत और बड़ी आंत को देखा। छोटी आंत और बड़ी आंत को मतलब छोटी आंत जो होती है तो इसको भी देखा। इसमें लगभग पूरा पाचन मान लिया जाता है, लगभग पूरा तो नहीं हो पाता है लेकिन लगभग पूरा मान लेते हैं, पाचन होता है। और जो पची हुआ रस होता है उसका बिलाई के द्वारा अवशोषित हो जाता है, बिलाई उंगली के समान संरचना होती है। तो यहाँ पे अग्नाशय से और पित्त से रस आता है जो पाचन में सहायता करता है। ये छोटी आंत के बारे में हो गया। बड़ी आंत में पचा भोजन पच नहीं पाता, अपचित भोजन होता है, वो छोटी आंत से यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पे भी पाचन होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ पे अब जो बचा हुआ भोजन होता है तो वो जो है यहाँ पे एकत्र हो जाता है। तो इतनी बात यहाँ पे हमें देखनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे आगे का भाग है नंबर 6, मलाशय और गुदा। मलाशय और गुदा यानी कि मलाशय को कहते हैं रेक्टम, गुदा कहते हैं एनस। ठीक है, तो ये आंत का, बड़ी आंत का अगला भाग जो होता है उसे मलाशय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अभी बात कही गई थी, अपचित जो ठोस पदार्थ यानी कि भोजन है वो मलाशय में जमा हो जाता है, और ये गुदा जो इसका आखिरी भाग होता है, गुदा द्वारा मल का शरीर से निष्कासन हो जाता है। सुबह सभी लोग फ्रेश होने जाते हैं, लेट्रिन वगैरह जाते हैं, तो इसको हम मल को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं शरीर से। तो इस तरीके से ये हमारा जो है इसकी जो जरूरत की चीज नहीं रहती है तो उसको मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। जो मल को बाहर निकालते हैं उसको बहिक्षेपण कह देते हैं। ठीक है, तो ये मलाशय और
मलाशय में एकत्र रहता है ये बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, और इसको हम गुदाद्वार के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं। तो इसमें ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो है मानव का पाचन तंत्र लगभग पूरा हो जाता है, और किताब में आपकी बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो इसे हम अपने तरीके से नोट्स में लेके आए हैं, ताकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप इनको नोट्स कर सकें और 2-3 बार पढ़ें इसको, तो इसमें समझ में बातें आ पाएंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो होता है वो है, आपकी भी किताब में कक्षा 7 में भी काफी बड़ा दिया हुआ है ये किताब में, तो हम थोड़ा छोटा करके इसको आपको प्रयास किए हैं समझाने का। 2-3 बार इसको देखें, समझें, तो ये समझ में आ पाएगा। और ये आगे भी आपको क्लासों में पढ़ने को मिलता है, काफी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने यहाँ पे इनका नाम तो लिया था, यकृत और पित्त और अग्नाशय का नाम लिया, लेकिन इनके बारे में ज्यादा हमने बात नहीं की, क्योंकि ये आपके कोर्स में यानी कि किताब में ज्यादा दिए नहीं गए, इसलिए हमने भी नहीं बात की ज्यादा। तो ये सहायक अंग हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सहायक अंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यकृत है, तो यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यहाँ से पित्त रस का निर्माण होता है। तो ये बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि बच्चों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ऐसे भी प्रश्न आ जाता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में यकृत को क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं, और यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है लीवर। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं लीवर हमारा गड़बड़ है। अब हम बात करेंगे पित्ताशय की। गॉल ब्लैडर यकृत द्वारा बनाए गए पित्त को जमा करता है। ठीक है, तो ये जो पित्ताशय है, तो ये पित्त को एकत्र करता है बस। इसके बाद अग्नाशय की बात करेंगे। अग्नाशय रस ये बनाता है, और जिसमें कई पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन में बनाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे ये पित्ताशय को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है, अग्नाशय है। अग्नाशय रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो यहाँ पे हमने जो मानव पाचन है, तो इसको समझने का प्रयास किया है, और इसको आप लोग पढ़ेंगे। और अंत में हम 1-2 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछेंगे, और जिसका उत्तर जो है आप इसी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, यानी कि पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो पहला प्रश्न ये है, और इसका उत्तर आप हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। और दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न जो है ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न बताएंगे कि आंत के कितने भाग हैं, आंत के कितने भाग हैं, तो उनकी संख्या बताएं, और अगर उनके नाम भी लिख सकें तो बहुत अच्छी बात ये रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम ये आगे इसमें भी पाठ बचा हुआ है, तो शेष भाग आगे की क्लास में रखेंगे, और बाकी आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। तो अब हम लगातार इस आपके सामने ये वीडियो वगैरह डालते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप विज्ञान में कोई पाठ और भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस पाठ का नाम कमेंट में डाल दें कि इस पाठ को भी समझा दें सर, तो हम उस पाठ को पहले समझाएंगे। ठीक है, और या अगर कोई और विषय पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में लिख दें कि ये विषय में ये अध्याय आप सर पढ़ा दें, तो उसको हम पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अंत में ये है कि आप जो है इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वीडियो जो आपके पास पहुंचे तो मैसेज पहुंच जाए। लिंक हम हालांकि कभी कभार आज भेज दे रहे हैं, लेकिन हर बार लिंक आपको हम नहीं भेज पाते हैं।
तो अगर अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसमें क्या है कि आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। तो इतना थोड़ा ये ध्यान रखें।